हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक में। तो इस चैनल पर अब एक नए विषय की शुरुआत होने जा रही है। इस विषय का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसको अंग्रेजी में इंडियन इकोनॉमी बोला जाता है। तो हम लोग इस पूरे सीरीज में हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ने से पहले कुछ हम लोग अर्थव्यवस्था के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 भागों में मैंने बांटा है। यानी आप लोगों को 3 लेसन पढ़ने हैं और उन 3 लेसनों में क्या करना है, जो बेसिक टॉपिक्स हैं अर्थव्यवस्था को समझने के लिए, उसको क्या करना है, कवर करना है। तो यहाँ पर अध्याय 1, जिसमें अर्थव्यवस्था के कुछ मौलिक अवधारणाएं, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था को आपको समझने से पहले कुछ अर्थव्यवस्था की मौलिक अवधारणाएं यानी जो बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बारे में समझना होगा। फिर अध्याय 2 का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हुआ, क्या रहा, विकास का जो दौर है, स्तर है, वो क्या था, वो इसमें हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद अध्याय 3 में अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स भी क्या है, अर्थव्यवस्था से ही जुड़े हुए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये क्या है, बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और हमारे जो दैनिक जीवन है, जो हमारे आर्थिक जीवन है, उसमें भी अर्थव्यवस्था क्या है, काफी महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो यहाँ पर हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, पहला है अध्याय 1, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। इसमें सबसे पहले हम लोग अर्थव्यवस्था एवं अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे, यानी अर्थव्यवस्था क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ लोग इन दोनों का जो मीनिंग है, जो अर्थ है, वो एक ही समझते हैं, परंतु इन दोनों में काफी अंतर होता है। उस अंतर को भी हम लोग जानेंगे। फिर इसके बाद अर्थव्यवस्था तथा अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों करते हैं। जाहिर सी बात है, अगर आप ये टॉपिक पढ़ रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं, इसका अध्ययन क्यों जरूरी है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आर्थिक क्रियाएं और गैर आर्थिक क्रियाएं पढ़ना क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारतीय अर्थव्यवस्था को समझने के लिए। फिर इसके बाद आर्थिक क्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर आप बोलेंगे कि सर गैर आर्थिक क्रियाएं आपने क्यों नहीं लिखा, उसके प्रकार क्यों नहीं लिखे, क्योंकि गैर आर्थिक क्रियाएं आपके अर्थव्यवस्था से संबंधित ही नहीं होती है। जितनी भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं उन्हीं को हम लोग क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था के अंदर यानी अर्थशास्त्र के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम लोग उत्पादन के कारक के बारे में पढ़ेंगे। इसको इंग्लिश में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोला जाता है। उत्पादन के कुल 4 कारक होते हैं। पहले कारक को बोलते हैं भूमि, दूसरे कारक को बोलते हैं पूंजी, जिसको कैपिटल बोलते हैं, तीसरे को बोलते हैं श्रम और चौथे को बोलते हैं उद्यमिता। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। तो आप लोगों ने सुना होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश, मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश और समाजवादी अर्थव्यवस्था वाले देश। इसी तरह विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देश, विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश, खुली अर्थव्यवस्था वाले देश, बंद अर्थव्यवस्था वाले देश, ऐसे बहुत सारे अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कहीं सुना होगा। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग प्राथमिक क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कृषि से संबंधित आर्थिक क्रियाएं आती हैं। द्वितीयक क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें विनिर्माण संबंधित क्रियाएं आती हैं। तृतीयक क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सेवा से संबंधित क्रियाएं आती हैं। इसके साथ साथ हम लोग चतुर्थक क्षेत्र और पंचमक क्षेत्र के बारे में भी पढ़ेंगे। फिर हम लोग अर्थशास्त्र की शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अर्थशास्त्र भी एक महत्वपूर्ण विषय है जो अर्थव्यवस्था को समझने में हमारी क्या करता है, काफी ज्यादा मदद करता है। अर्थशास्त्र की शाखाएं 2 होती हैं, एक को बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरे को बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। दोनों के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, यानी अर्थव्यवस्था के अंदर किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उन समस्याओं को हल करने के लिए हम लोग विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों का, नियमों का, ठीक है, तरीकों का पालन करते हैं, उन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे और केंद्रीय समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। फिर आते हैं हम लोग अध्याय 2 में, जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। ठीक है, इसमें ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक है इनके बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या है, स्वतंत्रता से पूर्व, स्वतंत्रता के पश्चात भारत की अर्थव्यवस्था, यानी आजादी के पहले भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी और आजादी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था कैसी रही, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर भारत की अर्थव्यवस्था की कुछ विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जहां पर निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों मिलकर ही क्या
करते हैं, काम करते हैं, ठीक है, या आर्थिक गतिविधियों में लगे हुए हैं, ठीक है। फिर हम लोग आर्थिक नियोजन के बारे में पढ़ेंगे, योजना आयोग से नीति आयोग, ठीक है, योजना आयोग के बारे में पढ़ेंगे। योजना आयोग क्या है? एक संस्था है, एक बॉडी है जो गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई है। इसका मुख्य कार्य पंचवर्षीय योजनाओं या विभिन्न प्रकार की योजनाओं को लागू करना है। बाद में इसका नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया। क्यों रखा गया? योजना आयोग से नीति आयोग बनते समय क्या क्या परिवर्तन हुए इनके कामों में, इनके हर एक चीज़ों में, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। भारत में अब तक कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई जो 1951 से चलाई गई, ठीक है, और ये 2014 तक चली, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर भारत की कृषि क्षेत्र, यानी कृषि क्षेत्र को पढ़ना क्या है? बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि भारत क्या है, शुरू से ही कृषि प्रधान देश रहा है, ठीक है। फिर भारत के उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में उद्योगों का विस्तार, विकास कैसे हुआ, ठीक है, कितने प्रकार के भारत में उद्योग स्थापित हुए हैं, उद्योगों का भारत में क्या महत्व है, ठीक है, उद्योगों की क्या समस्याएं हैं, क्या लाभ हैं, ये सब पढ़ेंगे। फिर विदेशी व्यापार पढ़ेंगे। भारत का विदेशी व्यापार पढ़ना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। भारत का किन किन देशों के साथ विदेशी व्यापार होता है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर भारत में निर्धनता यानी गरीबी के बारे में पढ़ेंगे। बेरोजगारी एक समस्या है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। मानव पूंजी निर्माण के बारे में पढ़ेंगे कि कोई भी देश अपनी जनसंख्या को किस प्रकार से मानव पूंजी में बदल सकता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर ग्रामीण विकास यानी गांव का विकास किस आधार पर किया जाए जिससे कि गांव में सारी सुख सुविधाएं बनी रहे और बढ़ती रहे, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आधारित संरचना के बारे में पढ़ेंगे जिसको इंग्लिश में इंफ्रास्ट्रक्चर बोला जाता है, ठीक है। फिर आर्थिक सुधार, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्थिक सुधार, ठीक है, जिसमें एक मॉडल है जिसको बोलते हैं एलपीजी मॉडल। एल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, जिसको हिंदी में हम लोग उदारीकरण के नाम से जानते हैं। पी का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन, जिसको हम लोग हिंदी में निजीकरण के नाम से जानते हैं। और जी का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम लोग हिंदी में वैश्वीकरण के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो 1991 में, 1991 में हमारे देश में कुछ आर्थिक सुधार हुए, ठीक है। उस सुधार में, ठीक है, एक मॉडल लाया गया जिसको बोला गया एलपीजी मॉडल। तो उसके बारे में हम लोग इसमें डिटेल से चर्चा करेंगे। फिर आते हैं अध्याय 3 में, अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषय। अर्थव्यवस्था को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण विषय है, कुछ टॉपिक है, उसके बारे में भी पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका नाम है राष्ट्रीय आय, जिसको नेशनल इनकम कहते हैं, ठीक है। किसी भी देश की जो राष्ट्रीय आय होती है किस प्रकार से उसको निर्धारित किया जाता है, किस प्रकार से उसको कैलकुलेट किया जाता है, उसको कैलकुलेट करने के, उसको निकालने के कितने तरीके हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। फिर आपने सुना होगा जीडीपी के बारे में, जीडीपी के बारे में जानेंगे, एनडीपी के बारे में जानेंगे, जीएनपी के बारे में जानेंगे, एनएनपी। इसके साथ साथ हम लोग पर्सनल इनकम, प्राइवेट इनकम, डिस्पोजल इनकम और भी सारे चीज़ों को क्या करेंगे, इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। फिर आते हैं हम लोग मुद्रा का अर्थ, परिभाषा, कार्य, महत्व, ठीक है। किसी भी देश में मुद्रा का काफ़ी महत्व होता है, सभी के जीवन में भी मुद्रा का यानी मनी का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका अर्थ पढ़ेंगे, उसकी परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। मुद्रा हमारे जीवन में किस प्रकार हमारी सहायता करती है, किस प्रकार सहयोग देती है, किस प्रकार के मुद्रा के कार्य हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे, महत्व पढ़ेंगे, उसका प्रकार पढ़ेंगे। फिर इसी तरह हम लोग बैंकों का अर्थ यानी बैंक होते क्या हैं, ठीक है, उसका बैंक का कार्य क्या होता है। आप लोग को पता ही होगा कि बैंक क्या करती है, जमाएं स्वीकार करती है और आवश्यकता पड़ने पर हमें ऋण की सुविधा मुहैया कराती है। फिर बैंकों का महत्व हमारे जीवन में, हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका क्या महत्वपूर्ण स्थान है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर बैंकों के प्रकार, हमारे देश में कितने प्रकार के बैंक स्थापित हुए हैं जो अभी भी काम कर रहे हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर एक महत्वपूर्ण टॉपिक आ जाता है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में पढ़ेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का एक सेंट्रल बैंक है जिसको केंद्रीय बैंक के नाम से जाना जाता है। इसका काफ़ी ज़्यादा भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। ये भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या होती है, जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उसको हल करने का प्रयास करता है, ठीक है। इसके साथ साथ ये नोट निकालने का काम, बैंकों के लिए नियम कानून बनाने का काम, इसके साथ साथ सरकार का भी समय समय पर क्या करता है, सहायता करता रहता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण पढ़ेंगे। राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है, जब कुछ बैंकों को सरकार क्या करती है, अपने अधीन ले लेती है, ठीक है। इसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, राष्ट्रीयकरण, ठीक है। आगे हम लोग डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर सरकार के यानी सरकारी बजट के बारे में पढ़ेंगे। सरकार के कितने इनकम के रिसोर्सेस हैं, यानी आय प्राप्ति के जो स्रोत हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं उनके पास इनकम। फिर उसके बाद सरकार उन सारे इनकम को कहाँ कहाँ पर खर्च करती है यानी एक्सपेंस करती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर विदेशी विनिमय
दर के बारे में पढ़ेंगे, भुगतान से संतुलन के बारे में पढ़ेंगे, भारत की महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, सेबी के बारे में पढ़ेंगे, एलआईसी के बारे में पढ़ेंगे, आईडीबीआई के बारे में पढ़ेंगे, आईसीआईसीआई के बारे में पढ़ेंगे, और भी भारत की बहुत सारी वित्तीय संस्थाएं हैं जो भारत में क्या करती हैं, वित्त की सुविधा प्रदान करती है, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको फिलहाल इस भारतीय अर्थव्यवस्था का जो पाठ्यक्रम होगा वो समझ में आया होगा। ठीक है, मैं एक बार वीडियो से हट जाता हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा कि आपने इस पाठ्यक्रम का क्या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर आपको ये पाठ्यक्रम क्या है, अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और वहां से इस पूरे पाठ्यक्रम का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।